नमस्कार दोस्तों, 6 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की वीडियो को। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं आपको एक प्यारा सा थॉट। देखिए, विनिंग डज नॉट ऑलवेज मीन बीइंग फर्स्ट। विनिंग मीन्स यू आर डूइंग बेटर देन यू हैव डन बिफोर। तो ये एक पॉजिटिव थॉट है हमारे लिए, जिसमें हमें ये समझना चाहिए कि जीतना का मतलब होता है फर्स्ट आना नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीतने का मतलब होता है कि जो आप पहले से कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर करना। उसी चीज को आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छे तरीके से। एज एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जैसे सबसे पहले जब आपने साइकिल चलाना शुरू किया होगा तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से नहीं चलाए होंगे, कई बार गिरे होंगे, लेकिन बार बार जब साइकिल चलाते थे तो आपने कुछ अच्छा करने की कोशिश की और ऐसे में आपने पैडल मारना शुरू किया, हैंडल को सीधा करना शुरू किया, ब्रेक लगाना सीखा और सब कुछ एक सीक्वेंस वाइज किया और फाइनली आप एक बेटर साइकिलिस्ट बन पाए। तो डेफिनेटली हर चीज में, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो या फिर हमारे लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी बड़ी सिचुएशंस क्यों ना हो, उन सभी चीजों को हम पहले से अगर बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो हम उसमें एक दिन विन कर जाते हैं और हमारा जो गोल है वो भी अचीव हो जाता है। तो करना बस ये है, जैसे कि मान लीजिए कि आप सुबह जल्दी नहीं जग पाते हैं और लेट हो जाता है, तो बस करना क्या है कि रोजाना आप ये समझ सकते हैं कि आप 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, ऐसा करके आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि मैं इतना पहले आज उठूंगा, अगले दिन उससे पहले उठूंगा। तो सपोज दैट अगर आप डेली 8 बजे उठते थे तो ऐसा कर करके आप 7 बजे उठना शुरू कर दीजिए, और पहले करना है तो 6 बजे कर दीजिए, 5 बजे कर दीजिए, 4 बजे कर दीजिए। तो ये धीरे धीरे एक बेटर परफॉर्मेंस की जब आपके माइंड में सोच होगी तो आप हमेशा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये थॉट आपके माइंड में आया होगा और आप बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी थॉट के साथ आज के अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न लिखा गया है इसमें कि कौन सा शहर 2021 में अंतरराष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो अंबेडकर सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है और ये अभी के टाइम पे 5वां अंबेडकर सम्मेलन राष्ट्रपति जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, तो जिसे दिल्ली में इसे मेजबानी की गई। तो आपको ये याद रखना है, अंबेडकर जो अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन है ये 5वां था और इसकी शुरुआत नई दिल्ली में राष्ट्रपति जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन में के आयोजन जो है वो SC/ST विधायकों और सांसदों के फोरम और डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, अंबेडकर जी की बात हो रही है तो थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो अंबेडकर जी से संबंधित हम जान लेते हैं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले पर्सन हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। आज मैंने RRB NTPC के रिजल्ट और एग्जाम डेट की जानकारी मैंने दे दी है, आप उसे जाकर देख लीजिएगा और अभी से आप उनकी तैयारियों में जो भी कर चुके हैं अभी तक, उसको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो यहाँ से भी आप पढ़ते रहिए करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण GK फैक्ट्स भी मैं यहाँ पे बताता रहता हूँ, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म था वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और ये हुआ कहाँ पे था, तो मऊ, जो कि मध्य प्रदेश का एक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 6 दिसंबर 1956, यानी आजादी के 9 साल बाद, ठीक है ना, ऐसे में हो गया था। समाधि स्थल की बात करें तो इनकी समाधि स्थल जैसे चैत्य भूमि है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में बनाई गई है, जैसे हम गांधी जी के समाधि स्थल दिल्ली में देखते हैं वैसे ही इनकी भी समाधि स्थल मुंबई में बनाई गई है, चैत्य भूमि नाम है उसका। अन्य नाम की बात करें तो इनको बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय थे तो आपको पता ही है। इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। याद रखना, इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, वो सारी डिटेल्स मैंने यहाँ लेकर आई है और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। माता जी का नाम इनकी भीमा बाई था। पत्नी जो थी वो रमाबाई अंबेडकर थी और इनका विवाह जो था 1906 में हुआ था, ठीक है। निधन जो था 1935 में उनकी वाइफ का हो गया था।
और डॉक्टर सविता अंबेडकर भी इनकी वाइफ थी, जिनका दूसरा विवाह हुआ था 1948 में और उनका निधन 2003 में हुआ। यानी कि जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने 2 शादियां की थी। एक शादी के बाद जब उनकी वाइफ का डेथ हो गया तो दूसरी शादी उन्होंने की थी। यहाँ पर उनके पुत्र भी थे जिनका नाम था यशवंत भीमराव अंबेडकर, पोता थे प्रकाश अंबेडकर। तो ये कुछ इनसे जो उनकी पर्सनल जो डिटेल्स थी वो मैंने बताई। इसके अलावा आपको शैक्षिक डिग्रियां भी उनकी पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और एलएलडी की डिग्री हासिल की। बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने एमएससी किया और डीएससी किया। फिर ग्रेजुएशन किया बैरिस्टर एट लॉ। ठीक है, तो इस तरीके से इतनी सारी डिग्रियां उनके पास थी, तभी तो उन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इस अपनी नॉलेज का इस्तेमाल बखूबी किया है। पुरस्कार की बात करें तो उनके देखिए बोधिसत्व पुरस्कार 1956 में मिला था। भारत रत्न पुरस्कार से भी उन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया 1990 में। इसके अलावा पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम के पुरस्कार उन्हें 2004 में मिला। द ग्रेटेस्ट इंडियन पुरस्कार उन्हें 2012 में दिया गया था। राजनीतिक दल से संबंधित उनके कुछ जो भी वो जुड़े रहे, उसमें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था, स्वतंत्र लेबर पार्टी और भारतीय रिपब्लिक पार्टी, इन सभी पार्टियों से वो जुड़े हुए थे। सामाजिक संगठन भी था उनका, जिसमें वो बहिष्कृत हितकारिणी सभा में भी शामिल थे और समता सैनिक दल भी में भी वो शामिल रह चुके थे। तो ऐसे में ये सभी उनके दल थे। तो चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो काफी टाइम एग्जाम में भी पूछा जाता है, खास करके रेलवे के एग्जाम में ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो आप इन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। ठीक है, अंबेडकर जी का जो वास्तविक सरनेम था वो अम्बावडेकर था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर किसी को नहीं पता रहता, आप जरूर से ध्यान रखिए। उनका जो वास्तविक, जैसे अंबेडकर लिखते हैं तो अंबेडकर ना होकर के अम्बावडेकर था, लेकिन जो उनके शिक्षक थे उन्हें बहुत मानते थे, इसलिए उन्होंने स्कूल के रिकॉर्ड में अम्बावडेकर से नाम बदलकर अंबेडकर लिख दिया था। ठीक है, बाबा साहेब अंबेडकर जो है वो विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डायरेक्टर की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि वो ऐसे एकमात्र भारतीय थे जिनकी प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है ना। तो काफी ग्रेट अचीवमेंट भी उन्होंने हासिल किया है। आगे देखते हैं, अशोक चक्र को भारतीय तिरंगे में जगह देने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर ही थे, उन्होंने ही इस आइडिया को जनरेट किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है जीते थे कौन? अमर्त्य सेन। आप इनके बारे में जानते हैं, भारतीय हैं, जो पहले इकोनॉमिस्ट हैं भारत के, जिन्होंने नोबेल शास्त्र में अर्थशास्त्र में नोबेल का प्राइज जीता है। वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना पिता मानते थे, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगली बात करते हैं कि मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहेब ने 50 दशक में विभाजन का प्रस्ताव रखा था। मतलब पहले ही उन्होंने बता दिया था कि अगर बिहार और मध्य प्रदेश का विकास करना है, बिहार का विकास करना है, तो इनका विभाजन करना पड़ेगा। और उनकी बात 2000 में जाकर के पूरी हुई और बिहार को 2 भागों में बांट दिया गया, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी जो आइडियोलॉजी थी काफी ज्यादा ही विजुअलाइज करके वो चीजों को बताते थे और एक भविष्य की सोच रखते थे, और तभी जाकर के उन्होंने संविधान में अपनी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को रखा। अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है तो मैंने इनके बारे में क्लास 9 की जो हिस्ट्री की पॉलिटी की जो बुक है, उस बुक में बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी के व्यूज के बारे में एक आइडियाज दिया गया, जिसमें बताया गया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत कैसा होना चाहिए। इस पर गांधी जी के क्या व्यूज थे और अंबेडकर जी के क्या व्यूज थे, इन दोनों के व्यूज काफी अलग अलग हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। आप कमेंट में बताइएगा तो मैं उन चीजों को भी यहाँ पे आपको एक अलग सेशन में लेकर के आ जाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को आईएमएफ के पहले उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो देखिए, गीता गोपीनाथ पहले ही प्रथम भारतीय हैं जिनको आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट की पदवी हासिल करी थी। अब इनको वहां का उप प्रबंधक निदेशक के रूप में भी नियुक्ति मिलने वाली है। तो काफी इंपॉर्टेंट है इनके लिए भी और हमारे लिए गर्व की बात है कि कोई भारतीय मूल की महिला जो आईएमएफ में इतनी ऊंची पदवी पर
पदभार संभालने वाली है। आपको बता दें गीता गोपीनाथ ने घोषणा की थी कि वो आईएमएफ में 3 साल के बाद यानी जनवरी 2022 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में फिर से शामिल हो जाएंगी, क्योंकि वो पहले से ही वहां पर एज अ टीचर थी। ठीक है, तो देखिए गीता गोपीनाथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज ये है कि गीता जो है उनका जन्म 1971 में भारत के मैसूर शहर में हुआ था, है ना। मैसूर जो कि अभी के टाइम का हैदराबाद है। उनके पिताजी का नाम जो था वो टीवी गोपीनाथ था, जो कि केरल के कन्नूर जिले के किसान और उद्यमी हैं। उन्हें स्नातक की डिग्री लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली से प्राप्त हुई है ना, यानी कि वो भारत में दिल्ली में पढ़ाई की है। 1992 में उनको ये डिग्री हासिल की थी। इसके बाद वो वाशिंगटन विश्वविद्यालय चली गई थी और वहां पर उन्होंने एमई की डिग्री 1996 में हासिल की थी। इसके बाद 2001 में उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में पीएचडी का डिग्री पूरा किया और इस तरीके से अपना नाम एक वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी में उन्होंने शुमार किया। इसके बाद वह भी के टाइम पर वो जो है वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक हैं, यानी कि वहां पर भी पढ़ाती हैं। फिलहाल 2022 से उन्होंने पहले के टाइम जब वो आईएमएफ में उनका हो गया तो वहां से भी वो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ी सी सेपरेट हो गई थी, लेकिन 2022 से दोबारा वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू करेंगी। वह फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के सलाहकार भी हैं और दूसरी चीज केरल में वो वित्तीय सलाहकार के रूप में भी नियुक्त हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने गीता गोपीनाथ जी के बारे में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए। अब देखते हैं कुछ आईएमएफ के बारे में भी आपको जानकारी बता देता हूं, क्योंकि आईएमएफ या फिर जितने भी विश्व संस्थान हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, यूनेस्को हो, यूनाइटेड नेशन हो, इन सभी के बारे में एग्जामों में कई बार पूछ जाते हैं। ज्यादातर इनसे इनका वर्क क्या है और इनका हेडक्वार्टर क्या है, स्थापना कब हुआ था, इनके सदस्य देशों में कौन कौन से हैं, इस तरह की चीजें जो है वो कई बार एग्जामों में पूछी जाती है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी हो जाए। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो 187 देशों का एक संगठन है, जो विश्व में मौद्रिक सहयोग बढ़ाने, वित्तीय स्थिरता लाने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करने, अधिक कर रोजगार तथा सतत आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने और विश्व भर में गरीबी कम करने के लिए काम करता है। तो इतने सारे महत्वपूर्ण काम हैं आईएमएफ के, इसीलिए आईएमएफ जो होता है वो दुनिया भर के गरीब देशों और विकासशील देशों को पैसे देकर के आर्थिक सहायता प्रदान करता है और सबसे जरूरी गरीबी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीवमेंट करने में मदद करता है। ठीक है, आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में, आपको पता होना चाहिए। इसकी जो स्थापना है जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था। अभी के टाइम पे इसके सदस्य देशों की संख्या 179 हो गई है, 89 जिसे बोलेंगे। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, इनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो आईएमएफ की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। और यहाँ पर एसडीआर मुद्रा चलती है, स्पेशल ड्राइंग राइट। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, एसडीआर जो कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, ये किन किन मुद्राओं को मिला करके बना हुआ है। ऐसी 5 मुद्राएं हैं जिनको मिला करके एसडीआर बनता है, तो उन 5 मुद्राओं के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड है ना, काफी डिजिटलाइजेशन करने की काम किया गया है यहाँ पर। तो प्रश्न है क्या कि हवाई अड्डों में भारत के पहले बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम क्या है। तो देखिए इसे हम डीजी यात्रा के नाम से जानते हैं। अब ये डीजी यात्रा है क्या, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले मैं बता दूं कि इसकी जो शुरुआत है वो नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अच्छा, इसको सबसे पहले एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वाराणसी, पुणे, कोलकाता और विजयवाड़ा हवाई अड्डों पर शुरू किया जा रहा है। इसमें ट्रिक क्या यूज की गई है कि इसे बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम के तहत इसको शुरू किया जाना है। अब ये बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम होता क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। तो देखिए बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम होता क्या है कि इसमें आपका जो है ना फेशियल रिकॉग्निशन किया जाएगा। इसमें आपकी कोई यूनिक आईडी होगी, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इन सभी चीजों को पीएनआर जो टिकट होगा, बुकिंग जो टिकट होती है एरोप्लेन की, तो उसके पीएनआर नंबर के साथ इसको लिंक कर दिया जाएगा। इसके बाद जब आप बुकिंग करेंगे उसके टाइम पे स्वचालित प्रणाली हवाई टिकट के साथ
अद्वितीय पहचान आईडी से लिंक हो जाएगा। और उसके बाद जब आप बोर्डिंग पे जाएंगे, जब भी आप मतलब बोर्ड इन होता है वहां पर या फिर बोर्ड आउट होता है, तो उस टाइम पे अपने स्मार्टफोन के जरिए आप उसको दिखा करके एक तरीके से बोर्डिंग पास आउट कर सकते हैं। अभी के टाइम पे क्या होता है कि ये हमको अलग से बोर्डिंग पास आउट लेना पड़ता है, उसकी चेकिंग करानी पड़ती है फिजिकली, और बाकी डिटेल्स कागजात जो है आपके वहां पर जाकर चेकिंग कराना होता है। ऐसे में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, एक लंबी लाइन लग जाती है, और आपको प्लेन उड़ने से 1 घंटे पहले जाकर के वहां पर ये सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट करनी पड़ती है, तब जाकर के आप एरोप्लेन में बैठ पाते हैं। ऐसे में टाइम को कम करने के लिए, है ना, अपने समय को बचाने के लिए ये नया सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट पे अभी लाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं ये काफी ज्यादा सफल होगा, और ऐसे में आपका फेशियल रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक के तहत ही आपका रिकॉग्नाइजेशन कर लिया जाएगा, और जल्दी ही आप अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि श्रेष्ठ योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की जाएगी, है ना। तो यहाँ पे श्रेष्ठ योजना का बात कहा गया। अब देखिए यहाँ पे श्रेष्ठ का कुछ मतलब होता है, जिसमें आपका मीनिंग होना चाहिए रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, है ना। ये श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है, काफी ही डिफरेंट है। तो श्रेष्ठ योजना जो है वो क्या काम करेगी, आपको पहले बता दूं कि इस योजना की शुरुआत जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वो उच्च विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा देने का मकसद काम करती है। आवासीय शिक्षा यानी कि जैसे हॉस्टल वगैरह में रह करके बच्चे पढ़ाई करते हैं, ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जा रही है यहाँ पर। यह योजना आवासीय सुविधा वाले प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने की करेगी। ठीक है, अनुसूचित जाति के छात्रों को सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो जो भी अनुसूचित जाति के मेधावी छात्र हैं उनके लिए अब इस योजना के तहत फ्री आवासीय शिक्षा दी जाएगी, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके विकास के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए ये आज का आखिरी प्रश्न भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं 5 प्रश्नों को ही लेकर के आता हूँ, थोड़ा सा डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे जो चाहे जितने प्रश्नों को आप पढ़ें थोड़े से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ पढ़ें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो देखिए 5वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निजामुद्दीन बस्ती किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक संरक्षण परियोजना है, इसलिए इसे पूछा गया है। तो देखिए निजामुद्दीन जो है वो नई दिल्ली में है, आपको पहले से ही पता है, काफी ज्यादा फेमस एरिया है। यूनेस्को के द्वारा इसे एक संरक्षण प्रयासों के लिए अवार्ड दिया गया है, जो कि अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। इस एरिया को आपको पता होना चाहिए कि ये जो एरिया है उसमें हुमायूं का मकबरा, हजरत निजामुद्दीन बस्ती आदि पुरानी बस्तियां शामिल हैं। तो चलिए यूनेस्को की बात हो रही है, तो यूनेस्को के बारे में भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया भर में ये क्या काम करता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए। देखिए यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के नाम से जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं उसमें से क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए इसका मुख्यालय पेरिस में है, जो कि फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को के नए अध्यक्ष कौन है, तो देखिए अभी के टाइम पे यूनेस्को के जो महानिदेशक है वो आंद्रे अजोले हैं। ठीक है, इन्होंने यह पद 13 अक्टूबर 2017 को दिया गया था। इसके पहले यहाँ पर इरीना बोकीवा थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के जो संघ के सदस्य थे उनके द्वारा किया गया था। यूनेस्को के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं अभी के टाइम पर मैक्सिको के एड्रेस रोमेर हैं। कुछ भारतीय भी इनके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, जो कि मदनजीत सिंह 2000 में और सन वर्की सन 2012 में रह चुके हैं। तो ऐसे में ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सदस्य देशों की बात करें तो यहाँ पर कुल 193 सदस्य देश हैं, जिसमें से 11 सहयोगी सदस्य और
2 पर्यवेक्षक सदस्य यहाँ पर शामिल हैं। तो ये कुल मिलाकर के मैंने यूनेस्को के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दिए। इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ 6 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। रोजाना बेसिस पर हम करंट अफेयर्स लेकर के आते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब जाके एग्जाम भी आपका फरवरी में होने वाला है एनटीपीसी का। आप जरूर उसके लिए प्रिपरेशन करिए, करंट अफेयर्स की चीजों को पढ़िए, साथ में जीके से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हो सकते हैं उनको भी मैं रोजाना बेसिस पर लेकर के आता हूँ। डेफिनेटली हर एक टॉपिक्स को हर एक सब्जेक्ट से लेकर के आता हूँ, तो आप उनकी प्रिपरेशन भी हमारे साथ कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।